ब्रह्मांड का अध्ययन, विनम्रता और चरित्र निर्माण का अनुभव है। कार्ल सागन के ये शब्द मुझे लगता है बिल्कुल सही याद दिलाते हैं कि ज्ञान की इस अनंत खोज में हम कितने छोटे हैं, फिर भी कितने उत्सुक। बिल्कुल, ये जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है। हाँ, और आज हम इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े सवाल पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारा ब्रह्मांड आखिर कितनी तेजी से फैल रहा है, यानी वो मान क्या है जिसे वैज्ञानिक हबल स्थिरांक या हबल कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, H0। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक आजकल कुछ खास तरह के तारों का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें मीरा तारे कहा जाता है। अपने नाम की तरह ही अद्भुत तारे। हाँ, मीरा वेरिएबल्स। ये चर्चा खास इसलिए बन जाती है क्योंकि ये सीधे तौर पर खगोल विज्ञान की शायद आजकल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक से जुड़ी है। आप हबल टेंशन की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। हबल टेंशन। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने के अलग-अलग तरीके हमें अलग-अलग जवाब दे रहे हैं। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसी पर काफी शोध चल रहा है। और हमारी आज की बातचीत एक नए बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इसका नेतृत्व इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे के प्रोफेसर अनुपम भारद्वाज ने किया है। हाँ, ये एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है हाल ही में। सही कहा। और क्योंकि इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का इतना अहम योगदान है, तो पूरी संभावना है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने भी इस पर जानकारी साझा की होगी। हाँ, ये संभव है। तो आज हमारा मकसद है इस नए शोध के मुख्य नतीजों को समझना, ये जानना कि ये मीरा तारे आखिर कैसे ब्रह्मांडीय दूरियां नापने में मदद करते हैं और इस सब का हमारे ब्रह्मांड की समझ पर क्या असर पड़ता है। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि UPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से क्यों अहम हो सकता है। जरूर, ये काफी प्रासंगिक टॉपिक है। तो चलिए ब्रह्मांड के इस फैलते रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये मीरा तारे आखिर हैं क्या चीज? देखिए, मीरा तारे जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये चर तारे हैं, वेरिएबल स्टार्स। चर तारे मतलब इनकी चमक स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक नियमित अंतराल पर घटती बढ़ती रहती है। इनका नाम मीरा लैटिन शब्द मिरिस से आया है, जिसका मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। अच्छा, अद्भुत। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में जब इन्हें खोजा गया तो ये अपनी तरह के पहले तारे थे जिनकी बदलती चमक को पहचाना गया था। तो ये चमक बदलती क्यों है? क्या होता है इन तारों के अंदर, कुछ खास? हाँ, ये मीरा तारे असल में विशालकाय लाल तारे हैं, रेड जायंट स्टार्स, जो अपने जीवन के कह सकते हैं अंतिम पड़ाव पर होते हैं। अच्छा। ये हमारे सूर्य से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, तापमान करीब 3000 केल्विन के आसपास। इनकी खासियत है कि ये तारे नियमित रूप से धड़कते हैं। धड़कते हैं मतलब फैलते और सिकुड़ते हैं? बिल्कुल, फैलते और सिकुड़ते हैं, और ये एक पूरा चक्र 100 से लेकर 1000 दिनों तक का हो सकता है। ओह, काफी लंबा समय। हाँ, और इसी फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में इनकी सतह का क्षेत्रफल और तापमान बदलता है, जिससे इनकी कुल चमक में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है। अच्छा, तो ये धड़कन या कंपन ही इनकी खासियत है। और यहीं पर वो बात आती है जो इन्हें खगोलविदों के लिए इतना उपयोगी बनाती है ना? हाँ, कौन सी बात? वो इनकी चमक और इनके कंपन के समय पीरियड के बीच का संबंध। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। सबसे महत्वपूर्ण खोज ये है कि मीरा तारों के कंपन के चक्र की अवधि यानी पीरियड और उनकी औसत वास्तविक चमक, जिसे हम इंट्रिंसिक लुमिनोसिटी कहते हैं, उसके बीच एक बहुत पक्का और अनुमानित रिश्ता होता है। अच्छा। हाँ, इसे पीरियड लुमिनोसिटी संबंध कहते हैं। मतलब अगर हम ये माप लें कि एक मीरा तारे को चमक बदलने का एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है, तो हम बता सकते हैं कि वो असल में कितना चमकदार है। और यही चीज़ इन्हें एक तरह की मानक मोमबत्ती, स्टैंडर्ड कैंडल बना देती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। मानक मोमबत्ती का सिद्धांत समझना जरूरी है। सोचिए, अगर आपके पास एक बल्ब है जिसके बारे में आपको पक्का पता है कि वो ठीक 100 वॉट का है। ठीक है। यानी उसकी वास्तविक चमक आपको मालूम है। अब अगर वो बल्ब आपसे कुछ दूरी पर रखा हो तो वो आपको उतना चमकदार नहीं दिखेगा जितना पास से दिखता है ना? हाँ, धुंधला दिखेगा। बिल्कुल। तो आप उसकी दिखाई देने वाली चमक, जिसे अपैरेंट ब्राइटनेस कहते हैं, उसको मापकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बल्ब आपसे कितनी दूर है। जितना धुंधला दिखेगा उतना ही दूर होगा। समझ गए। मीरा तारे इसी तरह काम करते हैं। उनके पीरियड से हम उनकी वास्तविक चमक जान लेते हैं,
और फिर पृथ्वी से वो कितने धुंधले दिख रहे हैं, ये देखकर हम उनकी दूरी का सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये मानक मोमबत्तियां ब्रह्मांडीय दूरियां नापने के लिए अहम है। आपने पहले एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस लैडर का जिक्र किया था शायद, वो क्या है और मीरा तारे इसमें कहाँ फिट होते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस लैडर यानी ब्रह्मांडीय दूरी की सीढ़ी, ये खगोल विज्ञान में दूरियां मापने का एक चरणबद्ध तरीका है, एक के बाद एक कदम। सीढ़ी की तरह? हाँ, बिल्कुल सीढ़ी की तरह। हम पहले पास की चीजों की दूरी बहुत सटीक तरीकों से मापते हैं, जैसे पैरालैक्स। ठीक है। फिर उन पास की चीजों में मौजूद मानक मोमबत्तियां, जैसे मीरा तारे या सीफीड तारे, वो भी एक तरह के चढ़ तारे हैं, उनका इस्तेमाल करके थोड़ी और दूर की गैलेक्सीज की दूरी मापते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फिर उन गैलेक्सीज में होने वाले सुपरनोवा जैसे और भी चमकदार मानक मोमबत्तियों का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा दूर की चीजों की दूरियां मापते हैं। इस तरह हम एक एक पायदान चढ़कर ब्रह्मांड में अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक की दूरियों का अंदाजा लगा पाते हैं। वाह। और म्यारा तारे इस सीढ़ी के महत्वपूर्ण पायदानों में से एक हैं। ये हमें अपनी आकाशगंगा से बाहर निकलकर दूसरी गैलेक्सीज तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन दूर के टिमटिमाते तारों से हम ब्रह्मांड का नक्शा बना रहे हैं। चलिए अब उस बड़ी पहेली पर आते हैं जिसके जिक्र से हमने शुरुआत की थी, हबल स्थिरांक। H0। हाँ, H0। हाँ, और हबल टेंशन, ये H0 आखिर है क्या? H0 यानी हबल स्थिरांक वो संख्या है जो बताती है कि आज मतलब वर्तमान समय में हमारा ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। एडविन हबल ने करीब 100 साल पहले खोजा था कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। हाँ, ये तो पढ़ा है। और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसी संबंध को बताने वाली संख्या ही हबल स्थिरांक है। अच्छा, इसकी इकाई थोड़ी अजीब सी लगती है, किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक। हाँ, थोड़ी टेक्निकल है। 1 मेगा पारसेक लगभग 32.6 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो H0 हमें बताता है कि हमसे हर 32.6 लाख प्रकाश वर्ष दूर जाने पर गैलेक्सीज प्रति सेकंड कितने किलोमीटर और तेजी से दूर जा रही हैं, सिर्फ ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से। ओके। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्रह्मांड की उम्र, उसके आकार और उसके अंतिम भविष्य को समझने के लिए एक बुनियादी कुंजी है। और हबल टेंशन इसी कुंजी से जुड़ा हुआ पंगा है। हाँ, यहीं पर मामला उलझ जाता है। पिछले कुछ दशकों में खगोलविदों ने H0 को मापने के 2 मुख्य तरीके अपनाए हैं, और दिक्कत यह है कि दोनों से मिलने वाले नतीजे मेल नहीं खा रहे। अच्छा, कैसे? पहला तरीका है स्थानीय ब्रह्मांड का अवलोकन, मतलब पास की गैलेक्सीज का अध्ययन। ठीक है। इसमें हम सीफीड चरतारे और टाइप Ia सुपरनोवा जैसी मानक मोमबत्तियों का इस्तेमाल करके उनकी दूरी और उनके दूर जाने की गति मापते हैं। ठीक है। इस तरीके से HO का मान आता है लगभग 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक, मोटे तौर पर 73। 73, ओके। और दूसरा तरीका प्रारंभिक ब्रह्मांड के अध्ययन पर आधारित है। इसमें हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB का विश्लेषण करते हैं। ये बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद की बची हुई रायोनेशन है, एक तरह की गूंज। हाँ, बिग बैंग की गूंज। हाँ। CMB के पैटर्न का अध्ययन करके और ब्रह्मांड के मानक मॉडल, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं, उसका उपयोग करके वैज्ञानिक HO का मान निकालते हैं। और इससे क्या वैल्यू आती है? इस तरीके से HO का मान आता है लगभग 67 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक, मतलब करीब 67। ओ, तो एक तरफ 73 और दूसरी तरफ 67, ये अंतर तो काफी बड़ा लगता है वैज्ञानिक सटीकता के हिसाब से। बिल्कुल, ये छोटा अंतर नहीं है। एरर बार्स को ध्यान में रखकर भी ये अंतर बना रहता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यही हम्बल टेंशन है। इस विसंगति के कई संभावित मतलब हो सकते हैं। एक हो सकता है कि स्थानीय ब्रह्मांड में विस्तार की दर वाकई में 73 के करीब है और प्रारंभिक ब्रह्मांड के आधार पर की गई गणना में कुछ कमी है या मॉडल में कुछ गड़बड़ है। 2, या फिर प्रारंभिक ब्रह्मांड वाली गणना सही है 67 के करीब और स्थानीय माप में कोई सिस्टमैटिक एरर है, कोई ऐसी गलती जो हम पकड़ नहीं पा रहे। और तीसरा, आपने कहा था कई मतलब हो सकते हैं। हाँ, तीसरा और सबसे रोमांचक संभावना यह है कि हो सकता है दोनों माप अपनी अपनी जगह सही हों, और यह अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रह्मांड को समझने का हमारा मानक मॉडल ही अधूरा है। मतलब हमारी फिजिक्स ही पूरी नहीं है। हाँ, शायद डार्क एनर्जी जिसकी वजह से ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, उसका व्यवहार वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। या शायद कोई ऐसा नया कण या बल काम कर रहा है जिसे हम नई भौतिकी कहते हैं और जो हमारे मॉडल में शामिल ही नहीं है।
ये तीसरी संभावना तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। और यहीं पर मीरा तारों पर हुआ ये नया अध्ययन तस्वीर में आता है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि ये H0 मापने का एक और तरीका देता है, सैफीड से अलग। एकदम। प्रोफेसर अनुपम भारद्वाज और उनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता एडम रीस भी शामिल है, उन्होंने यही किया। उन्होंने हबल स्थिरांक को मापने के लिए मीरा तारों का इस्तेमाल किया। अच्छा। ये सैफीड तारों से अलग तरह की मानक मोमबत्ती हैं। उन्होंने हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के 18 पुराने तारा समूहों, ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर्स में मौजूद 40 ऑक्सीजन समृद्ध मीरा तारों का बहुत सावधानी से अध्ययन किया। उन्होंने ये अध्ययन किया कैसे? क्या खास था उनके तरीके में? उनकी विधि काफी परिष्कृत थी। सबसे पहले उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के गाया स्पेस टेलीस्कोप से मिले अभूतपूर्व सटीक डेटा का इस्तेमाल किया। गाया, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, गाया ने इन तारा समूहों की पृथ्वी से दूरी पैरालैक्स विधि से बहुत ही ज्यादा सटीकता से मापी। ये दूरियां करीब 13,000 से 55,000 प्रकाश वर्ष तक थीं। काफी दूर। हाँ, फिर टीम ने जमीन पर स्थित टेलीस्कोप से लंबे समय तक इन 40 मीरा तारों की चमक और उनके कंपन के पीरियड को मॉनिटर किया। इन दोनों जानकारियों को मिलाकर, मतलब सटीक दूरी और मापी गई चमक और पीरियड, वे मीरा तारों की निरपेक्ष चमक, एब्सोल्यूट ल्यूमिनोसिटी और उनके पीरियड ल्यूमिनोसिटी संबंध को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता के साथ कैलिब्रेट करने में सफल रहे। तो इसका मतलब है कि अब हमें मीरा तारों की वास्तविक चमक और उनके पीरियड के बीच का रिश्ता ज्यादा भरोसे के साथ पता है, पहले से बेहतर। एकदम सही। और इस कैलिब्रेशन का सबसे अनूठा और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसने सुपरनोवा, जो डिस्टेंस लैडर का अगला पायदान है, उनको कैलिब्रेट करने का एक स्वतंत्र तरीका प्रदान किया। स्वतंत्र मतलब सेफीड पर निर्भरता के बिना? बिल्कुल। अब तक सुपरनोवा की चमक को कैलिब्रेट करने के लिए मुख्य रूप से सीफीड तारों को निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस अध्ययन ने दिखाया कि मीरा तारों का उपयोग करके भी सुपरनोवा होस्ट गैलेक्सीज की दूरी सटीक रूप से मापी जा सकती है, बिना सेफीड का इस्तेमाल किए। ये तो बड़ी बात है, एक वैकल्पिक रास्ता मिल गया। हाँ, ये एक पूरी तरह से वैकल्पिक रास्ता खोलता है। और अगर मीरा और सेफीड से मिले नतीजे एक जैसे आते हैं, तो ये हमारे दूरी के पैमाने पर भरोसे को बहुत बढ़ाता है। और नतीजे क्या रहे? असली सवाल तो यही है, क्या मीरा तारों से मापा गया H0 का मान सेफीड वालों से मेल खाता है या CMB वालों से? यहाँ असली दिलचस्प मोड़ आता है। यहीं पर कहानी और पक्की होती है, या कहें कि टेंशन और बढ़ती है। इस नई स्वतंत्र मीरा आधारित कैलिब्रेशन का उपयोग करके टीम ने हबल स्थिरांक H0 का मान निकाला। और वो कितना आया? उनका नतीजा आया लगभग 73.3 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक। 73.3? हाँ, ये तो लगभग वही है जो सेफीड से मिलता है। हाँ बिल्कुल, वो भी केवल 3.7% की अनिश्चितता, मतलब अनसर्टिनिटी के साथ। ये मान सेफीड तारों से मिले मान लगभग 73 के बेहद करीब है, और CMB से मिले मान लगभग 67 से स्पष्ट रूप से अलग है। ओह! और इस काम का एस्ट्रोफिजिकल जर्नल जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित होना इसके वैज्ञानिक महत्व को रेखांकित करता है। तो ये अध्ययन एक तरह से सेफीड वालों के पक्ष को मजबूत करता है और टेंशन को और बढ़ाता है। प्रोफेसर भारद्वाज ने खुद इस काम के महत्व के बारे में क्या कहा है? प्रोफेसर भारद्वाज ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, हमने पहली बार अपनी आकाशगंगा में मीरा तारों को डिस्टेंस लैडर के एंकर, मतलब आधार के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि हबल स्थिरांक को मापा जा सके। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी। ये काम यह भी उजागर करता है कि धातु प्रचुरता, मतलब मेटालिसिटी, यानी तारे में भारी तत्वों की मात्रा, मीरा तारों की चमक को सेफीड तारों की तुलना में 3 गुना कम प्रभावित करती है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मीरा तारे अलग अलग तरह की गैलेक्सीज में, जहां भारी तत्वों की मात्रा अलग अलग हो सकती है, वहां भी ज्यादा भरोसेमंद मानक मोमबत्ती हो सकते हैं सेफीड की तुलना में। ये तो मीरा के लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, इसीलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मीरा तारे हबल स्थिरांक निर्धारण के लिए एक बहुत ही वादा अफजा, या कहें उम्मीद जगाने वाला वैकल्पिक उपकरण बन जाता है। और नोबेल विजेता एडम रीस का क्या कहना है, जो इस अध्ययन के सहलेखक भी हैं? उनका नजरिया क्या है? एडम रीस, जिन्होंने डार्क एनर्जी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, वो इस परिणाम को और बड़े संदर्भ में देखते हैं। उनका कहना है,
सेफीड और मीरा आधारित हब्बल स्थिरांक मानों के बीच ये स्थिरता, ये कंसिस्टेंसी बताती है कि हब्बल टेंशन के माप की त्रुटियों के कारण होने की संभावना कम है। मतलब ये सिर्फ नापने की गलती नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है। वो आगे कहते हैं कि ये एक अधिक मौलिक कारण की ओर इशारा करती है, जिसमें नई भौतिकी की संभावना भी शामिल है। नई भौतिकी, ये बार बार आ रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बयान है। ये इशारा कर रहा है कि शायद हमें ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को ही नए सिरे से समझना होगा। और एक और सहलेखक डॉक्टर मरीना रेजगुपा का भी जिक्र था। उनका क्या कहना है? हाँ, डॉक्टर मरीना रेजगुपा, जो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ईएसओ में हैं, वो इस अध्ययन के एक और पहलू पर जोर देती हैं। वो कहती हैं, ये अध्ययन तारकीय खगोल भौतिकी यानी तारों का अध्ययन और ब्रह्मांड विज्ञान यानी पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन के क्षेत्रों को खूबसूरती से जोड़ता है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि ये अध्ययन हबल स्थिरांक निर्धारण के लिए मीरा चर तारों की क्षमता को एक नए, अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड एंकर के रूप में सुनिश्चित करता है। यानी अब मीरा तारों को ब्रह्मांडीय दूरी मापने की दौड़ में एक गंभीर खिलाड़ी माना जाएगा। तो क्या अब हबल टेंशन की पहेली सुलझ गई? क्या हम मान लें कि 73 वाला मान ही सही है और 67 वाला गलत? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखिए, हालांकि ये अध्ययन एक बहुत मजबूत कड़ी है, लेकिन अभी भी कुछ सीमाएं हैं। पूरी तरह पहेली सुलझी नहीं है। क्या सीमाएं हैं? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हबल स्थिरांक के समग्र माप में अनिश्चितता अभी भी उन बाहरी गैलेक्सीज की सीमित संख्या से प्रभावित है, जिनमें हमें ज्ञात मीरा तारे और टाइप Ia सुपरनोवा दोनों मिलते हैं। अच्छा, मतलब दोनों एक ही गैलेक्सी में चाहिए। हाँ, ताकि हम मीरा से सुपरनोवा को कैलिब्रेट कर सकें। अभी तक केवल 2 ही ऐसी सुपरनोवा होस्ट गैलेक्सीज हैं जिनमें मीरा तारों का पर्याप्त अध्ययन करके उन्हें डिस्टेंस लैडर में इस्तेमाल किया जा सका है। सिर्फ 2? ये तो बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। ज्यादा गैलेक्सीज में ऐसे अध्ययन की जरूरत है ताकि आंकड़ों की विश्वसनीयता और बढ़े और अनिश्चितता कम हो। लेकिन भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? क्या मीरा तारों का उपयोग और बढ़ेगा? बिल्कुल, उम्मीद बहुत है। उम्मीद है कि चिली में बन रही वैरासी रूबिन वेधशाला जैसी भविष्य की परियोजनाएं आसमान का सर्वे करके अरबों नई गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों मीरा तारों की खोज करेंगी। लाखों करोड़ों? हाँ, जब हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर डेटा होगा तो हम मीरा तारों का इस्तेमाल करके हबल स्थिरांक को और भी ज्यादा सटीकता से माप पाएंगे। इससे न केवल हबल टेंशन की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें ब्रह्मांड की आयु और उसके आकार का अब तक का सबसे सटीक नक्शा बनाने का एक नया, शक्तिशाली तरीका भी मिलेगा। तो इस पूरी गहन पड़ताल का सार क्या निकलता है हमारे श्रोताओं के लिए? मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बात यह है कि मीरा चर तारे, जो अपने आप में अद्भुत खगोलीय पिंड हैं, अब हबल स्थिरांक को मापने के लिए एक स्वतंत्र और भरोसेमंद तरीका प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रोफेसर भारद्वाज और उनकी टीम के इस नए अध्ययन ने मीरा आधारित माप को अभूतपूर्व सटीकता दी है और इससे मिला नतीजा, जो लगभग 73 है, वो पहले के सेफिड आधारित मापों की पुष्टि करता है। और ये हबल टेंशन को? ये परिणाम हबल टेंशन को और गहरा करते हैं। यानी CMB से मिलने वाले मान लगभग 67 और स्थानीय मापों लगभग 73 के बीच का अंतर वास्तविक लगता है। ये इस संभावना को बल देता है कि ये अंतर शायद माप की गलतियों का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की समझ में किसी गहरी कमी या शायद नई भौतिकी की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उभरता है, नहीं? अगर ब्रह्मांड वाकई हमारी अपेक्षा से ज्यादा तेजी से फैल रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये ब्रह्मांड के अंत, मतलब फेट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हमारी धारणाओं को बदल देगा? और ये अद्भुत मीरा तारे जो सदियों से हमें चकित करते आए हैं, भविष्य में और कौन से ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने में हमारी मदद करेंगे? ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है और हमारी खोज अभी जारी है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरू में इशारा किया था, ये विषय UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मांड का विस्तार, मानक मोमबत्तियां जैसे मीरा, सेफीड, फिर हबल स्थिरांक, हबल टेंशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, डार्क एनर्जी, ये सभी अवधारणाएं सामान्य अध्ययन पेपर 1 मतलब भूगोल और ब्रह्मांड विज्ञान और पेपर 3 यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। हाँ, ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। और इस तरह के हालिया शोध, खासकर जिनमें भारतीय संस्थानों का योगदान हो, जैसे IUCI एक का इस केस में, उन पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रगति और मौजूदा अनसुलझी पहेलियों की समझ विकसित करता है। सही कहा। करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि ब्रह्मांड के विस्तार और इन अद्भुत मीरा तारों पर हुई ये चर्चा
जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर हाँ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस विषय पर या किसी और विषय पर कोई सवाल है या आप ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं। हाँ, आपके सवालों का स्वागत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक सफर पर। तब तक सीखते रहें, खोजते रहें।